सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल टॉपिक मैं आपको लेके आया हूँ, जो कि आपका यूपीएससी और ओपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूज जो आप पीछे देख रहे हैं, जो थंबनेल में जो देख रहे हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है धनखड़ साहब, उन्होंने रेजिग्नेशन दे रखा है। तो वो जो रेजिग्नेशन का जो रीजन वो बोल रहे हैं, धनखड़ जी जो बोल रहे हैं कि मेरा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं ये रिजाइन कर रहा हूँ। तो बट एक्चुअली में वो ये हेल्थ कंसर्न नहीं है, कुछ और भी पॉलिटिकल मुद्दा है जो कि मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। प्लस और भी हम इम्पीचमेंट मोशन जो सुप्रीम कोर्ट जज का होता है, जो नया अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर रिमूव हो रहे हैं या रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो फिर आगे कैसे कैरी करते हैं वो ड्यूटी को, कैसे इलेक्शन होता है, तो वो सब टॉपिक को हम बिट बाय बिट कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किए हैं, और उसके बाद क्या सिनेरियो होने वाला है इंडिया में, जो कि आपका यूपीएससी की सिविल सर्विस या ओपीएससी ओएस सिविल सर्विस में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जो है द ट्रुथ बिहाइंड वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, वही हम देखते हैं कि क्या है, वो रिवील हो रखा है। तो पहले में इसको जो जानने से पहले, ये बहुत फेमस जो हमारे जज है ना, जस्टिस यशवंत वर्मा, ये कुछ शायद लास्ट मंथ की सुर्खियों में थे, न्यूज में थे, क्योंकि इनके घर से बहुत अमाउंट ऑफ कैश पाया गया। तो बहुत अमाउंट ऑफ कैश पाने की वजह से इन पे करप्शन चार्जेस लेवल हो रखा था, और लोकसभा ने डिसाइड कर रखा था कि इनको इम्पीच मतलब उनको अपने ऑफिस से निकाला जाए। बट जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे ठहरे, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन भी होते हैं, वो उन्होंने क्या किया कि राज्यसभा से एक मोशन, जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट को जज को अगर इम्पीच करना है तो कोई भी हाउस में एक रेजोल्यूशन मतलब स्टार्ट करना, रेजोल्यूशन प्रोसेस या मोशन वहां पे इंट्रोड्यूस करना होता है। तो वो लोकसभा भी कर सकता है और वो राज्यसभा भी कर सकता है। तो जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने क्या किया, राज्यसभा से जो ओपोजिशन जितने मेंबर्स थे, उनका मोशन, उनका जो रेजोल्यूशन था वो एक्सेप्ट कर दिया, बिना सेंटर से पूछे, बिना जो पार्टी के रूलिंग मेंबर थे। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, दे आर जस्ट अ नॉमिनल हेड। उनको वही फंक्शन करना होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है वही जो बताएंगे, वही गाइडेंस देंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही वो तुम्हारा क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। बट यहाँ पे देखा गया है कि जो धनखड़ साहब है, उन्होंने रूलिंग पार्टी या फिर बोल सकते हैं कैबिनेट का डिसीजन ना मानते हुए राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन है, जो ओपोजिशन पार्टी जो मूव करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसका प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है इम्पीचमेंट ऑफ जज का। तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि कोई भी जज को अगर इम्पीच करना होता है तो राज्यसभा से 50 मेंबर लोग का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, राज्यसभा का उन्होंने प्रपोजल या रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करने में, जो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स है, रूलिंग पार्टी के जो एमपी है, उन्होंने उन्होंने अपना नाराजगी जाहिर किया। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो रूलिंग पार्टी वो चाहते थे कि ओपोजिट जो इम्पीचमेंट का है, जस्टिस वर्मा के लिए जो इम्पीचमेंट है, रिमूवल प्रोसेस जो है, वो हम लोकसभा से इनिशिएट होगा, ना कि राज्यसभा से इनिशिएट होगा। क्योंकि राज्यसभा में मेजोरिटी आप जानते हो कि ओपोजिशन पार्टी का है। तो लोगों को ये लगेगा कि जो अगर लोकसभा में इनिशिएट नहीं हो रहा है, तो लोगों को ये लगेगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो जस्टिस वर्मा को फेवर कर रहा है, वो जस्टिस वर्मा को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी नहीं चाहते थे, जिसके वजह से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब और रूलिंग पार्टी जो बीजेपी, उनके बीच में टकराव हुआ, उसी के वजह से कहा जा रहा है कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। और अभी भी आज का अगर आप न्यूज देखोगे तो उनका जो ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट जिनका जो ऑफिस है, उसको इमीडिएटली खाली करवाया गया, उसको लॉक कर दिया गया है, और फर्दर उनको देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या मैटर और हो सकता था। तो ये जस्टिस वर्मा का ये केस भी आप देखोगे, जहां पे इनको इम्पीचमेंट का नोटिस आया था। तो होता क्या है, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारा कौशल आयस का एक नया ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जारी हो रखा, स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं, जीएस हो, ऑप्शनल हो, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहता है, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल का मंथली टेस्ट रहता है, 1-to-1 मेंटोरशिप रहता है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी हम देते हैं। तो जल्दी से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रजिस्टर कॉल करिए और अपना सीट बुक करिए हमारे साथ, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स का हम जैसे प्रोसेस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका यूपीएससी या ओपीएससी एग्जामिनेशन हमेशा पूछता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज का प्रोसेस क्या होता है, कैसे उनको रिमूव किया जाता है। तो देखो, पहला जो प्रोसेस होता है ना, अ रिमूवल मोशन साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स। यहाँ पर पेन थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज ये सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं जज लेता हूं या हाई कोर्ट का जज लेता हूं, ठीक है, तो पहला एक मोशन, रिमूवल मोशन
जिसमें 100 मेंबर, ठीक है, 100 मेंबर अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो कितना मेंबर का सपोर्ट चाहिए, 100 मेंबर्स का, और राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो कितना मेंबर का सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स का। तो इस केस में भी जो धनखड़ साहब ने क्या किया था, तो राज्यसभा में 50 एमपी जो ओपोजिशन एमपी थे उनका मोशन एक्सेप्ट कर दिया। कैसे कर सकते हैं ओपोजिशन मेंबर्स का मोशन एक्सेप्ट, क्योंकि जो वीपी और प्रेसिडेंट है वो लोग कैबिनेट का डिसीजंस के लिए बाउंड होते हैं, और जहाँ की रूलिंग पार्टी का आप जानते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है रूलिंग पार्टी को बहुत फेवर किए थे, तो उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हुआ। तो जो पहला है कि मोशन के लिए कितना मेंबर चाहिए, तो लोकसभा के लिए 100 मेंबर चाहिए होता है, अगर राज्यसभा में मोशन इनिशिएट होगा तो 50 मेंबर हमें चाहिए होगा, ठीक है। इफ द मोशन इज एडमिट, क्या होता है फिर ये मोशन को अगर लोकसभा में पास कर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्पीकर है वो उसको एडमिट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर राज्यसभा में अगर पास होगा तो राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो मोशन को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, उनके हाथ में। अगर एक बार मोशन अगर स्पीकर या चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेता है तो सेकंड जो है स्टेप, उसमें 3 मेंबर कमिटी बैठता है। वो 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन रहता है, जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे और एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट रहेंगे। 3 मेंबर कमिटी बनेगा जो कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि दो ही ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही ग्राउंड है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं। वो 2 ग्राउंड आप इंपॉर्टेंट है क्या, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया नहीं है, बहुत ही वेग टर्म है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज मिसबिहेव किया है या इनकैपेबल है वो पोस्ट को संभालने के लिए, तो वो डिसाइड करेंगे हमारा 3 मेंबर कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है जैसे ही मोशन स्पीकर या चेयरमैन एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये अगर मिसबिहेवियर, ये जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज अगर सही निकला, फिर एक स्पेशल मेजोरिटी से वो मोशन को पास होना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा में। फिर उसके बाद वंस द ये मोशन स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होता है तब जाके प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप याद रखोगे, 1 2 3 और कौन सा टाइप ऑफ मेजोरिटी यूज होता है, एंड लास्ट में कौन इसको रिमूव कर सकता है। तो ये जो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है ये आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज के लिए पूरा बराबर है, पूरा सेम है। पहले तो आपको ग्राउंड पूछेगा कि किस ग्राउंड में करना होता है, तो 2 ग्राउंड आप याद रखिएगा, मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन किया गया नहीं है। फिर मोशन के लिए कितना मेंबर्स का जरूरत होता है, लोकसभा की राज्यसभा में कितना मेंबर जरूरत होता है, फिर किस टाइप का मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है और इसको रिमूवल करने का पावर किसको दिया गया है। ये 4 चीज आपका बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही मुद्दा था कि राज्यसभा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है दिनकर साहब, उन्होंने क्या किया, राज्यसभा का मोशन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जो कि लोकसभा में सेम प्रोसेस करने वाले थे। लोकसभा में रूलिंग पार्टी मोशन मूव करने वाले थे, बट उससे पहले राज्यसभा का मोशन धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि ब्रिज बन गया, जो कि उनका क्रिटिकल मतलब एक झगड़ा काइंड ऑफ मतलब तनाव बैठ गया रूलिंग पार्टी और वाइस प्रेसिडेंट में, जिसकी वजह से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। अब दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो इमीडिएटली क्या करना होता है, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट जैसे आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ज्यादा समय तक के लिए वैकेंट नहीं रह सकता। तो इसने जो वाइस प्रेसिडेंट जो रिजाइन दिया, तो इसमें आप पहला क्वेश्चन जो पूछता है ये रेजिग्नेशन किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जब भी रिजाइन करते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपते हैं, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इसको तुरंत से तुरंत नया इलेक्शन करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन जितना जल्दी हो पाए इलेक्शन करके ये जो वैकेंट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को फिल करेगा। तो इसका इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला तो आर्टिकल 63 ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करता है, और जो इलेक्शन है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 66, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ठीक है, जहां पे एक इलेक्टोरल कॉलेज रहता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहते हैं, उस इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं दोनों मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा प्लस नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर्स रहते हैं। जितने भी राज्यसभा लोकसभा मेंबर्स हैं वो सब वोट करते हैं नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और जो वोटिंग प्रोसेस जो मेथड होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एंड दैट इज हेल्ड इन अ सीक्रेट बैलॉट, ठीक है, यहाँ पे सीक्रेट बैलॉट और जो सिंगल जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो भी ये करते हैं। प्लस यहाँ पे आप याद रखोगे यहाँ पे कोई विप सिस्टम नहीं है, ठीक है। विप सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, विप सिस्टम वो होता है जैसे अगर कोई पार्टी, जैसे अगर रूलिंग पार्टी अगर बीजेपी है, बीजेपी को जो जितने भी उधर के एमपीज होते हैं उससे पहले कुछ मोशन या वोटिंग करने से पहले वो विप क्या करता है, सारे मेंबर्स को एमपी को बोलेगा कि तुम्हें वोट करना है कि नहीं करना है। अगर वो एमपी विप के अगेंस्ट गया, जो विप एक मेंबर होगा जो डायरेक्शन देता है, अगर विप के अगेंस्ट गया
तो वो पार्ट जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टी का व्हिप होता है उसका डायरेक्शन या उसका इंस्ट्रक्शन सुनना जरूरी नहीं है। अगर उसका इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट भी आप वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंशियल नॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो यहाँ पे व्हिप सिस्टम फॉलो किया नहीं जाता बट सीक्रेट बैलेट फॉलो किया जाता है। और कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो उसका कौन सॉल्व करेगा, उसका सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। ये वाइस प्रेसिडेंट पहले तो क्वालिफिकेशन जो है वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया है, 35 ईयर्स से होना चाहिए एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा। ये जो 3 चीजें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये चीज जो मस्ट नॉट होल्ड प्रॉफिट ऑफ एनी ऑफिसर प्रॉफिट, ये हमारा एक लॉ में लिखा गया है। तो ठीक है, तो पहला आप याद रखेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, ये मस्ट बी और ये और सी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उसको वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टर्म कितना साल के लिए अपॉइंट होता है वो 5 ईयर के लिए अपॉइंट होता है और एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टर्म पीरियड के लिए वो खड़ा हो सकता है, दूसरे टर्म पीरियड के लिए वो स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ओथ किसके आगे ओथ लेते हो, प्रेसिडेंट के आगे ओथ लेते हैं और प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। और इनका रिमूवल भी पढ़ना पड़ेगा हमें। इनका रिमूवल जैसे हमने अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज का रिमूवल पढ़ा, सिमिलरली अगर वाइस प्रेसिडेंट जैसे यहाँ पे अगर हमारे जो दिनकर साहब अगर रिजाइन नहीं करते तो ऐसा भी सुनने को मिला था कि उनके लिए भी इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इतना बदनामी कौन सा है, इसलिए दिनकर साहब ने अपने आप ही खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया। अगर रिजाइन नहीं करते तो ये प्रोसेस फॉलो होता उनके लिए, जो कि लोकसभा में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इम्पीचमेंट का क्या होता है, दे कैन बी रिमूव थ्रू राज्यसभा इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड विद द इफेक्टिव मेजॉरिटी रिक्वायरिंग अ सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा। देखिए, तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट को निकालना होता है तो राज्यसभा में एक मोशन इंट्रोड्यूस होगा और लोकसभा में बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब रूलिंग पार्टी जैसे लोकसभा में उनका मेजोरिटी है तो सिंपल मेजोरिटी से भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया सकता था। तो बट अगर इम्पीचमेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट का, जो आज तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए, अगर धनखड़ साहब अगर इम्पीच होते तो उनका बहुत ही बेइज्जती होता, आगे जो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो सकता था। तो उन्होंने खुद से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो कि यही दर्शाता है कि अभी उनके बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में टसल चल रहा है। प्लस आप देखे भी होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ बहुत मिल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट उन्हें अरविंद केजरीवाल के साथ मिला, मालिकार्जुन खड़गे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हमारे लोकसभा, उनके साथ भी कुछ पार्टी में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दिनकर साहब कांग्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मुद्दा जो आ रहा है न्यूज में कि दिनकर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एनजेएसी को लेके काफी सीरियस है। ठीक है, एनजेएसी को लेके काफी सीरियस है, जो हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो ये जो है इसमें किसमें घुसा जा रहा है, इसमें एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स है वो भी आएंगे हमारे जुडिशियरी में इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, जुडिशियरी में देखने अभी तक जो भी होता है इंडियन जुडिशियरी में कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं है। इंडियन जुडिशियरी में जो जजेस जो अपॉइंट होते हैं कोलिजियम सिस्टम से होते हैं, जहाँ पे जज लोग जज को अपॉइंट करते हैं। बट एनजेएसी में एक ऐसा जो इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, बट इसको फिर से वो लाने का सोच रहे थे, जिसके वजह से भी ये जो देखने को जो रेगुलेशन जो देखने को मिला तो वो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आप के लिए जो यूपीएससी ओपीएससी लेके आपके लिए कंसीडर क्या इंपॉर्टेंट करना है आपको, सारा इंपीचमेंट प्रोसेस आपका सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज का इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इंपीचमेंट प्रोसेस याद रखना है, जो कि पॉलिटिकल मुद्दे से अलग है, जो कि इस बार आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पूछ सकता है। प्लस जैसा मैंने कहा जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का, जैसे मैंने इसका डिटेल में आपके लिए स्लाइड बना दिया हूँ। तो पहला जैसे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जैसे मैंने कहा ये जो आपका सिटीजन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एक कोई वाइस प्रेसिडेंट खड़ा होना चाहता है तो उसको 20 MP का प्रपोजर और 20 MP का सेकेंडर, मतलब टोटल 40 मेंबर चाहिए जो उनके सपोर्ट में, तब जाके वो खड़ा हो पाएगा इलेक्शन में, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कौन कौन इलेक्ट कर सकते हैं, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग इस कमेटी में रहते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखोगे कि जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो एमएलए भी रहते हैं उसमें, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए नहीं रहते। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए का वोट का जो वैल्यू होता है वो अलग रहता है, एमपी का वोट का वैल्यू अलग रहता है। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो सारे एमपी लोग ही वोट करते हैं, इसमें तो कोई एमएलए नहीं है, सारे एमपी लोग का वोट का वैल्यू सेम रहता है, दैट इज 1। ठीक है, ये भी बात याद रखोगे तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो यही है आज का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और या फिर मेंस में भी ये सब लिख सकते हैं आप। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कल मैं फिर आपके लिए कुछ एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत रेलिवेंट है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।